जब राजा विक्रम सिंह को यह एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी है, तो उसने तुरंत अपने नौकर को आदेश देकर घोड़ा गाड़ी तैयार करने को कहा। आनंद फानन में बावरा सा हुआ राजा घोड़ा गाड़ी में बैठ जंगल की तरफ एक साधु महात्मा के ठिकाने की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में राजा अपने नौकर के साथ एक ऋषि के ठिकाने पर जा पहुंचा। राजा ने साधु जी को प्रणाम किया और बैठ गया। इतनी सुबह सुबह राजा को अपने पास आया देख थोड़े अचरज में साधु जी बोले, कहो वत्स, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? तब राजा विक्रम सिंह साधु से बोला, हे साधु महाराज, कल रात से मैं एक छोटी सी उलझन में हूँ। राजा की बात सुन साधु जी बोले, बताओ वत्स, ऐसी क्या उलझन है जो तुम्हें इतनी सुबह सुबह मेरे पास खींच लाए? राजा विक्रम सिंह बोला, प्रभु, यदि किसी ने आम का पेड़ लगाया हो, उसकी दिन रात सेवा की हो और कई वर्षों बाद जब वो पेड़ फल देने लगे, तो जिसने वो पेड़ लगाया है, क्या वो उसके फल को किसी और को देने की बजाय खुद नहीं खा सकता? अगर वो स्वयं पेड़ के लगे फलों को खा ले, तो क्या ये कोई अपराध होगा? तुष्ट राजा वासना के अभिभूत हो साधु जी के सामने कुछ भी अंत संत मनमानी कहानी बनाकर पेश करता है और कहता है, आप ही बताए प्रभु जी। राजा की बात सुन साधु जी बोले, नहीं राजन, अगर बात पेट के फल खाने की ही है तो इसमें भला क्या पाप हो सकता है अपनी मनमानी कहानी बनाकर और साधु जी के आगे कुछ का कुछ बताकर। घिनौना राजा अपने मन को तसली देता है कि उसकी गंदी सोच गलत नहीं है और खुशी खुशी महात्मा जी से विदा लेकर वापस अपने महल की तरफ चल पड़ता है। राजा के साथ गए उसके नौकर सुरेश को राजा की ये कहानी और उसका ये व्यवहार बहुत अजीब लग रहा था, पर राजा से कुछ कहने या पूछने की भला उसकी क्या मजाल। इधर बेचारी राजकुमारी को भी रात भर ठीक से नींद नहीं आती। सुबह होने पर वो अन्य मन से उठती है, पर अब भी कल की बातें रह रहकर उसके दिमाग में उथल पुथल मचाए हुए थी। अंततः राजकुमारी रूपवती ने सोचा कि कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं। इसी सोच के साथ राजकुमारी अपने पिता से बात करने का निर्णय लेती है और जब उनके निवास स्थान पर जाती है तो राजा को वहां नहीं पाती, क्योंकि राजा उस समय जंगल में साधु जी के पास गया हुआ था। राजा विक्रम सिंह महात्मा से मिलकर वापस अपने महल आ जाता है। काफी देर सोच विचार कर वो एक पत्र लिखता है और वो पत्र अपने नौकर सुरेश को देते हुए उसे हुक्म देता है कि इस संदेश पत्र को लेकर तुम फौरन प्रतापगढ़ जाओ और राजा हरिपाल को ये पत्र दे देना। राजा का हुक्म मिलते ही नौकर सुरेश तुरंत प्रतापगढ़ के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही घंटों का सफर कर वो प्रतापगढ़ पहुंच जाता है। राजा हरिपाल दरबार लगाए राजसभा में बैठे थे। सुरेश राजा हरिपाल को प्रणाम कर जब राजा का दिया पत्र उन्हें देने लगता है तो राजा हरिपाल कहते हैं, क्या संदेश लाए हो? जोर से पढ़कर सुनाओ। तो आदेश पाकर सुरेश उस पत्र को राजसभा में पढ़ने लग जाता है, जिसमें लिखा था, प्रिय राजन, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी पुत्री और आपकी पुत्र वधु राजकुमारी रूपवती अपनी माँ की मृत्यु का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और इस दुनिया से चल बसी। मैं ये सूचना आपको बहुत पहले ही देना चाहता था, लेकिन मैं खुद पहले अपनी पत्नी और फिर अपनी बेटी के खोने के कारण सदमे में था। आज भी बड़ी हिम्मत करके ये संदेश लिख पाया हूँ। हे राजन, आप राजकुमार शौर्य के विवाह हेतु कोई अन्य राजकुमारी ढूंढ लीजिए। खेद के लिए आपसे माफी चाहता हूँ। राजा विक्रम सिंह। ये खबर सुनते ही राजा हरिपाल को बहुत बड़ा धक्का लगा, पर राजा हरिपाल से कई गुना ज्यादा धक्का संदेश लेकर आए नौकर सुरेश को लगता है सुबह महात्मा के पास जाने वाली घटना और अब ये पत्र और साधु की घटना को जोड़कर राजा के बुरे इरादे समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। वो तुरंत तेजी के साथ सौम्यगढ़ के लिए रवाना हो जाता है।